नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर की क्लासेस में। और हमने जो पिछली क्लास देखी थी काफी गैप के बाद आ रही है। अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी और करंट अफेयर की आपकी एक एक घंटे क्लास रहेगी, लेकिन हम टॉपिक वाइज टॉपिक सब कुछ खत्म कर देंगे और आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी साथ में रहेगा। पिछली क्लास जो हमने देखी थी, पहले क्या था कि पूरी एक क्लास एक साथ लेने का था, लेकिन बाद में हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डेटे हमारे होच-पोच हो जाते हैं, इसलिए उसको हमने थोड़ा सा कैटेगराइज किया कि चीजें जितनी ज्यादा क्लियर हो, आपका मूड है कुछ पढ़ने का, आप उसको तुरंत वो क्लास उठाओ और वो पढ़ लो। पिछली क्लास हमारी जो थी राजनीतिक घटनाक्रम, नियुक्तियों से रिलेटेड और जो हमारा मंत्रिमंडल है और उस समय पे जो भी आयोग का गठन वगैरह हुआ है, तो जो पिछली क्लास में वो सारा हमने कवर किया है कि मध्य प्रदेश में कितने आयोगों का गठन किया गया, कौन कौन सी नवीन नियुक्तियां हुई, कौन कौन से कमीशन बनाए गए, कुछ बदलाव किए गए उसमें। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे यहाँ के जितने भी आयोग हैं या संस्थान है उनके अध्यक्ष कौन है, मंत्रिमंडल के बारे में बात करें, मुख्यमंत्री राज्यपाल से लेकर के हमारे यहाँ सभी जो संस्थान है उनकी कहानियां आपको वहां पे मिल जाएगी, जहां से प्रश्न कई बार आपके बन जाते हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित जो भी योजना परियोजना जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण और जो आपका बजट होता है वो हम अलग से करेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक चीज क्लियर रहे। यहां पे मैं उस कंटेंट को लाके डाल दूंगा और पेपर में एकदम से क्लिक करेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये डेटा वो वाला था कि आर्थिक सर्वेक्षण वाला था, क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है लगातार उसमें पूछा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 या 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो उसकी हम एक अलग क्लास लेंगे ताकि हर चीज का जो डेटा है आपको पता रहे कि आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है, ताकि वो क्वेश्चन है तो आप वहां पे दिमाग में चीजें आपकी व्यवस्थित हैं। तो यहां पर हम इस क्लास में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित जो भी योजनाएं और जो भी गतिविधियां हुई हैं, पुरस्कार सम्मान जो कुछ भी मिला है, इस क्लास में हम बात करेंगे। अगली क्लास आपकी किसकी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो क्लास आपको पसंद आती है तो उसको शेयर जरूर करना, नहीं आती है तो और ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आगे की तरफ एक जानकारी के साथ। जानकारी ये है कि यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी में जो 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है ये आपको मिल जाती है कितने में, 299 में। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेस्ट आप कभी भी देख सकते हैं, दे सकते हैं। सिर्फ इसमें अभी 10 टेस्ट ऐसे हैं जो हम लाइव नहीं कर रहे हैं, यानी फुल लेंथ टेस्ट 10 एफएलटी। उसमें भी लास्ट में 5 एफएलटी आपकी लाइव नहीं होंगी, वो लास्ट में उसके लिए आपके लिए सरप्राइज रखा गया है। वो 5 जो एफएलटी होंगी वो कब होंगी, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सभी टेस्ट हैं, आप 299 में कर सकते हैं। साथ ही 997 में हिंदी मीडियम, 196 में आपके 1196 में इंग्लिश मीडियम नोट्स उपलब्ध है, जिसके साथ ये टेस्ट सीरीज आपको क्या करती है, फ्री मिलती है। तो 997 रुपए में 300 रुपए की तो टेस्ट सीरीज होगी, तो 600 रुपए में नोट्स आपके घर में 200 यूनिट पहुंच रही है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ना, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं आगे की तरफ। हम बात करेंगे किसकी, कठोतिया इको जंगल कैंप, जिसको सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना आपसे पूछा क्या जा सकता है, कैंप को सिल्वर अवार्ड मिला, हो सकता है आपसे नहीं पूछे, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि ये कठोतिया जो इको जंगल कैंप लगता है ये किस जिले के अंतर्गत आता है या ये कहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये सीहोर में इसको क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, ठीक है, इसने क्या किया 2024 में ये अवार्ड दिया है। और इसको जो है मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है, इको टूरिज्म बोर्ड विकास बोर्ड, ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको तैयार किया गया है। यानी जैसे हमारे यहाँ पे पर्यटन को लेकर के मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड होता है, इसको इको टूरिज्म बोर्ड है, उसने इसको क्या किया है, डेवलप किया है, सीहोर में आता है और इसको क्या किया गया अभी हाल ही में सिल्वर अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। सम्मान बाद में याद रखना, कठोतिया सीहोर में है, ये जरूर याद रखना। वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस इंस्टीट्यूशन को या किस टाइगर रिजर्व को या किस वन अभ्यारण्य को सम्मानित किया गया, आपसे कभी भी पूछ ले तो ध्यान में रखना है वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन से किसको सम्मानित किया गया है, सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये दिया किसके द्वारा गया है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इंडिया टुडे, उसके द्वारा दिया गया है। इन फ्यूचर में आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना है कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन, इसको क्या कहते हैं, एक जगह है, 524 किलोमीटर स्क्वायर फीट की एक जगह है, जहां पर सतपुड़ा पर्वतमाला में, कहां पर, होशंगाबाद में आपका क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अस्तित्व में आ गया था कब, 1981 में। और इसको राष्ट्रीय उद्यान बोरी अभ्यारण्य, होशंगाबाद और पचमढ़ी अभ्यारण्य, इन सबको मिला करके क्या किया गया है, गठित किया गया है। और बाद में क्या हुआ कि जब ये अभ्यारण्य का गठन किया गया
तो 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बीहड़ इको पर्यटन एवं क्या एडवेंचर पार्क। ये एक तरह से हॉट टॉपिक है। बीहड़ नदी आपको पता होगी, ठीक। इको पर्यटन और एडवेंचर पार्क का क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। बीहड़ जो है रीवा से निकलने वाली नदी है। कई जगह आपने बहुटी भी पढ़ा होगा, बिछिया भी पढ़ा होगा। तो बिछिया और बीहड़ नदी लगभग एक ही नदी है। कई जगह उसको बिछिया बोला जाता है, कई जगह बीहड़ लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ पर जैसे आपका साबरमती प्रोजेक्ट है गुजरात के अहमदाबाद में, है ना। नदी के किनारे बहुत सारी टापू है, या आप लोग सुबह टहलने जा सकते हो, जॉगिंग करने जा सकते हो, मॉर्निंग वॉक करने जा सकते हो। जो नाला था उसको नदी को वापस से उसको जीवन दे दिया गया, ना। जो एक नदी थी वो नाले में कन्वर्ट हुई, वापस से उसको पुनर्जीवित किया गया कि ये नदी ही थी। ठीक ऐसे शहर के बीच की एक नदी है जिसके दोनों तरफ क्या किए गए हैं, एक तरह से जैसे साबरमती प्रोजेक्ट है वैसे एक प्रोजेक्ट विकसित किया गया है। और यहाँ पर एक टापू है, उस टापू में क्या किया गया है, एक इको टूरिज्म पार्क टाइप का बनाया गया है। छोटा सा टापू है, उसमें सब चीजें डेवलप की गई है। निजी पूंजी निवेश से, मेन बात जो आ जाती है, निजी पूंजी निवेश से बना इको पार्क, यह प्रदेश का पहला इको पार्क है। तो इन फ्यूचर में आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रदेश का पहला इको पार्क कहाँ पे है, तो उसको ध्यान में रखना है कि प्रदेश का जो पहला इको पार्क है वो कहीं और नहीं, रीवा की बीहड़ नदी, बिछिया नदी ऑप्शन में आता है। तो ये भी याद रखना है कि बिछिया नदी में है। दूसरी बात होगी हृदयम एमपी की। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं होता तो ये प्रश्न इससे जरूर बनाता कि हृदयम एमपी का संबंध है। पहली बात, इसमें आपका ऑप्शन क्या चल सकता है, आपका हृदयम एमपी का जो संबंध है वो किससे है, स्वास्थ्य से है। ठीक। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका ये बन सकता है कि पर्यटन से है। ठीक। और आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये बन सकता है कि हृदयम का संबंध किससे है, चलो ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों से है, या कृषि से है आपका, या आपका क्या कह सकते हैं युवाओं को प्रेरित करने से है, महिला सुरक्षा से है, किसी से भी है। तो ध्यान में रखना है कि इसका जो संबंध है वह पर्यटन से भी है और स्वास्थ्य से भी है। ठीक है, तो स्वास्थ्य पर्यटन से मतलब क्या है, इसकी जो शुरुआत की गई है 8 नवंबर 2024 की गई है। किसके द्वारा की गई है, फिक्की के सहयोग से, मध्य प्रदेश जो हमारे यहाँ एमपी का पर्यटन बोर्ड है उसके द्वारा की गई। क्या है, पर्यटन स्थलों में क्या है, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो हमारे पर्यटक स्थल है, देखिए जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है, वर्तमान में जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की 2014 में आई है, तो है ना 14 में आई है, तब से आयुष डिपार्टमेंट को फिर से क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा सरकार का ज्यादा फोकस। एक अच्छी खोज है ये। दुनिया में हम लोग जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं, जो हमारे खासतौर से नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं हमारी इधर तरफ, हम लोग काहे के लिए जाते हैं वहां पे, वहां जाकर के हम लोग क्या करवाते हैं, मसाज वगैरह करवाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं। अब आपको एक देश याद, अपने देश बोलते एक राज्य याद आएगा, जैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा की बात होगी, कौन सा राज्य याद आएगा, तुरंत केरल याद आएगा। हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई कि जो नेचुरल थेरेपी होती है वो कहाँ होती है, केवल केरल में होती है ना। ये चीज दिमाग में बैठी है, क्यों बैठी हुई है, क्योंकि केरल ने पर्यटन से लेकर के सब कुछ, मतलब उसने क्या कहा, मसाले का मेन एक केंद्र था, लेकिन उसने अपने पर्यटन का जो है नेचुरल प्लेस है उसका उपयोग पर्यटन में भी कर रहा है, और किसमें भी कर रहा है, हॉस्पिटल में भी कर रहा है, दोनों जगहों पे कर रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी क्या किया कि हमारे जो पर्यटक स्थल है वहां पर भी जो वेलनेस सेंटर है वो डेवलप किए जाएं, और वहां पर लोगों को पर्यटन के साथ साथ में जो नेचुरल थेरेपी होती है वो उसका भी आनंद दिलवाया जाए। जैसे पचमढ़ी जैसी जगहों में यदि आप जा करके मेडिटेशन भी करते हो, साथ में आप आयुर्वेद का लाभ भी लेते हो, तो स्वस्थ लाभ आप पूर्णतः लोगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वहां की आबो हवा भी अच्छी है और दवा भी अच्छी होगी, तो दोनों काम क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो हृदय आपका क्या हो जाएगा, बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा, हृदय हमारा प्रसन्न हो जाएगा। तो हृदय प्रसन्न कैसे होगा, जहां पर स्वस्थ वायु और स्वस्थ दवाइयां और सब चीजें अच्छी होंगी। तो याद रखना हृदय का संबंध स्वस्थ पर्यटन से, यानी हेल्थ के साथ साथ पर्यटन भी। ठीक, तो आने वाले समय में यदि यहां से प्रश्न बनता है तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम किसकी, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार की। तो देखिए जो इस बार का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है 2024 में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, किसम के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के। ठीक है, जो टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के गांवों, 3 गांव हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार
मिला है। यह पुरस्कार जब मिला था तो आपका पिछला पेपर हो चुका था, इसलिए आपसे नहीं पूछा गया था। ठीक, तो इसको ये ध्यान में नहीं रखना है कि पिछली बार नहीं पूछा था। ध्यान रखना, गांव का नाम है प्राणपुर। ठीक, आपका जो प्राणपुर है कहाँ पे आता है, इसको किस क्षेत्र में मिला है, अशोकनगर में आता है। और इसको किस पे मिला, अशोकनगर को, प्राणपुर गांव को क्राफ्ट के क्षेत्र में मिला है। ठीक, एक साबरवानी है जो कि छिंदवाड़ा में आता है और जिम्मेदार पर्यटन के रूप में मिला है। लाड़पुरा खास निवाड़ी में आता है और उसको जिम्मेदार पर्यटन के रूप में मिला है। तो अशोकनगर, छिंदवाड़ा और निवाड़ी के 3 गांव हैं जिनको पर्यटन ग्राम के रूप में क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे इसकी 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट की। 2022 में हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। और 50 वर्ष जब इसके पूरे हुए थे 2023 में 9 अप्रैल को, तो कर्नाटक में जो मैसूर जगह है वहां पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी घोषणा की गई थी या उसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया था, 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, और उसमें भी कोई एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद रिपोर्ट बाद में जारी की गई थी, लेकिन एक मोटे मोटे ये कार्यक्रम उसी टाइम शुरू हुआ था बिग कैट अलायंस का। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है हमारे यहाँ। वर्तमान में भारत में बाघों की जो न्यूनतम संख्या थी वो 3167 है, अधिकतम 3925, औसत 3682, मतलब 200 बाघों की क्या की गई है, हमारे यहाँ वृद्धि हुई 2018 की रिपोर्ट को उसमें जोड़ा जाए तो। अब देश में बाघों की वर्तमान स्थिति पे यदि आप बात करो तो 2006 में हमारे यहाँ लगभग 1411 क्या कहते हैं बाघ थे। बढ़ते बढ़ते हमारे यहाँ 2022 की जो गणना हुई उसमें 3167 बाघ हुए। ठीक, इसके बाद अब जो गणना आई है 2014 से 18 के दौरान आप देखोगे तो 33% बाघ के हमारे यहाँ क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गई है, बढ़ोतरी हमारे यहाँ लगातार दर्ज होती जा रही है। अब वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार बात करो तो एमपी स्वाभाविक रूप से पहले नंबर पे आ गया है। मध्य प्रदेश हमारा कितने बाघों के साथ, 785 बाघों के साथ। ठीक, 86 में एक कम। फिर कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र चौथे नंबर पे। ठीक है, चौथे नंबर पे 4 चौकों के साथ है। पहले में एमपी, दूसरे में कर्नाटक, तीसरे में कौन है, उत्तराखंड, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। किसके, 2022 की बाघ गणना के अनुसार। लेकिन क्या हुआ, इसी के साथ बात की गई कि सबसे ज्यादा बाघ किन उसमें है, किसमें, टाइगर रिजर्वों में है। तो सबसे ज्यादा जो बाघ पाए गए वो कार्बेट में पाए गए। उत्तराखंड का जो टाइगर रिजर्व वहां पर 260 बाघों की संख्या है। ठीक, कर्नाटक का जो बांदीपुर है वहां पर 150 बाघ पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा वहां पर बाघ पाए गए। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ो तो मध्य प्रदेश के भी टाइगर रिजर्व क्या है, इसमें सम्मिलित है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के जो बाघ सम्मिलित हैं, सबसे पहला कौन सा, बांधवगढ़ पार्क। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो याद रखना बांधवगढ़, जहां पर हमारे यहाँ डेंसिटी यानी सबसे ज्यादा आप जाओगे वहां, तो बांधवगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप जाओगे तो टाइगर देख के ही लौटोगे, सबसे ज्यादा घनत्व वहां पे है। तो 135 बाघ के साथ। फिर दूसरा हमारे यहाँ का कान्हा जो टाइगर रिजर्व है 105 बाघों के साथ। तो हमारे यहाँ टॉप 10 में ये दो जो टाइगर रिजर्व है, विशेषकर मध्य प्रदेश में हमारे बांधवगढ़ और कान्हा, जो कि टॉप 10 में सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ोगे, यदि टॉप 12 लेता है तो फिर आ जाता है आपका पेंच, लेकिन लेगा टॉप 10। तो टॉप 10 में 2 टाइगर रिजर्व हैं जो कि हमारे यहाँ आते हैं पूरे इंडिया के टॉप 10 में सबसे ज्यादा बाघों के मामले में। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए तो रिपोर्ट में क्या है, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए शीर्ष 5 टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और द्वितीय कान्हा रिजर्व को 5वां स्थान हमारे यहाँ क्या दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, प्रबंधन के मामले में। और पहले स्थान पे केरल का पेरियार है, मतलब यहाँ पे बाघों को रखने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाती है। यदि आप जाओगे घूमने फिरने तो आपको विशेष तौर से क्या मिलेगी, सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं प्रबंधन वगैरह के लिए। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जो कि 5वीं तेंदुआ गणना रिपोर्ट थी और पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसकी गणना की गई। और 29 फरवरी 2024 को इसकी क्या जारी की गई है, रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में 2018 में जो हमारे यहाँ तेंदुए जो थे लगभग 12,852 के आसपास थे। 2022 में बढ़ोतरी हुई है, 13,874 तेंदुए हो गए हैं। और तेंदुओं की यदि इनकी रैंकिंग जारी की जाए, तेंदुए अक्सर क्या होते हैं, शहर में घुस जा रहे हैं लगातार। अभी इंदौर भी बहुत परेशान था इस मामले में। तो सबसे ज्यादा तेंदुए कहाँ पाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं लगातार। पिछली बार भी सबसे ज्यादा थे, इस बार भी ज्यादा थे, और ये मान के चलो दोगुने हैं पीछे वाले से, दूसरे नंबर वाले से। 3907 तेंदुए सब मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। 1985 महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे में कर्नाटका है, चौथे में तमिलनाडु है, 5वें में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो 2018 और 2022
से लगातार मध्य प्रदेश जो है तेंदुआ रिपोर्ट के मामले में, जैसे टाइगर स्टेट माना जाता है वैसे तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। लेकिन इसमें भी एक तरह से आप ये कहो कि हमारे यहाँ का पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ऐसा टाइगर रिजर्व है जो टॉप 3 में है। सबसे ज्यादा तेंदुए आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, तीसरे नंबर पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। एमपी टॉप 1 पे है, लेकिन श्रीशैलम जो है वो कौन सा है, टॉप 1 पे है। सॉरी, तेंदुआ जहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात करी जाएगी किसकी, घड़ियालों की बात की जाएगी जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में जलीय जीवों की जो वार्षिक गणना की गई थी, तो राष्ट्रीय चंबल और पार्वती नदी में, ठीक है, चंबल और पार्वती नदी में जलीय जीवों की जो राष्ट्रीय गणना जारी की गई उसके अनुसार हमारे यहाँ 384 घड़ियालों की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। जो कि भारत में सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और किसमें, चंबल नदी में पाए जाते हैं। लगभग 2456 घड़ियाल किसमें, चंबल नदी में पाए जाते हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट का भी क्या दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। तो टाइगर रिजर्व, तेंदुआ स्टेट, ठीक, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, अब इसके बाद घड़ियाल स्टेट भी मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहा है। ठीक, इसके बाद गिद्ध गणना की जो रिपोर्ट हुई, गिद्ध की रिपोर्ट हुई, सब सर्वाधिक गिद्ध जो देश में पाए गए हैं वो कहां पाए गए, मध्य प्रदेश में पाए गए। लगभग 10,000 गिद्ध जो पाए गए हैं मध्य प्रदेश में पाए गए। गिद्धों को बचाने के लिए ओरछा में एक विशेष तरह का अभियान चल रहा है। आप ओरछा जाएंगे कभी घूमने तो वहां का जो महल है वहां पे आपको बहुत सारे गिद्ध बैठे हुए दिख जाएंगे। तो आप वहां जा सकते हो उनको, लेकिन आप टच नहीं कर सकते, बाकायदे बैठे रहते हैं। उनको बचाने के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ही नहीं, भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व है। तो कई बार एमपीपीएससी के पेपर में पूछा भी जा चुका है कि हमारे यहाँ गिद्धों की संख्या जो गिर रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है। तो गिद्धों की संख्या ज्यादा गिरने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो ये होते हैं जानवर होते हैं, विशेषकर भैंस और गाय का, इसका दूध निकालने के लिए कई बार क्या होता है, जो मवेशियों का दूध निकालने के लिए और कुछ भी गलत उसमें यूज में भी हमारे यहाँ मेडिसिन होती है, उसका ये इंजेक्शन होता है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके इंजेक्शन के माध्यम से क्या हो जाता है, जो भैंस या जानवर होता है उसको पेन होता है तो वो दूध क्या होता है, ढीला करता है तो ज्यादा निकलता है। ये नेचुरल जो बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से वो धीरे 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 करके वो जानवर के अंदर एक तरह का पॉइजन बन जाता है, जो कि इनके लिए, गिद्धों के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि आपको पता, जब मवेशी मरते तो उनको गांव में खेत खलियान में क्या कर दिया जाता, फेंक दिया जाता था। किसके लिए, गिद्धों के लिए। ठीक है, कहावत भी कही जाती है गिद्धों का भोजन हो गया, है ना। तो वो गिद्ध जब वो भोजन करते थे तो उसकी वजह से उनकी जो एक तरह का जो उसमें विष तैयार होता था वो क्या हो जाता था, गिद्धों के पास जब उनने खाया तो उनकी क्या हुई, धीरे धीरे संख्या में गिरावट आनी, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो अब उस पे सबसे पहले सरकार ने बैन लगाया, दूसरी जगह से इनको क्या किया, रिहेबिलिटेट किया। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे संख्या बचाई जा रही है। ठीक है, केचुआ और गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक गणना रिपोर्ट है, कौन सी, भेड़ियों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, तेंदुआ स्टेट, गिद्ध स्टेट, इसके बाद भेड़िया स्टेट। 2022 में जो जनगणना की गई वुल्फ की, मध्य प्रदेश में 772 संख्या है और मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। तो ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश लगभग इन जानवरों का क्या है, एक स्टेट बन के रह गया है जहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब आती है बात मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व की। कई लोगों को आपत्ति होगी कि आपने 9वां टाइगर रिजर्व नहीं डाला है। देखो, ऐसा है कि इसकी जो प्रॉपर अधिसूचना होती है ना, 8वें टाइगर रिजर्व की अधिसूचना हमें मिल गई है। 9वें टाइगर रिजर्व की हमको जो एक गजट में अधिसूचना जारी की जाती है भारत सरकार के द्वारा, वो नहीं मिली है। जारी हुआ था एकदम से, मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसको बाकायदे अपने एमपी इन्फो में डाल दिया था, उसके बाद से फिर उसने भी नहीं डाला। अभी भी हमने जो लिस्ट देखी उसमें जो हमें वो मिलता है, क्या कहते हैं, जो जारी करता है, गजट जारी करता है, उस पर उसको जारी करने का ऑफिशियल जो हमारा गवर्नमेंट का वो होता है, पत्रक होता है, वो नहीं मिला है। वो मिल जाएगा तो हम 9वां टाइगर रिजर्व भी उसको घोषित कर देंगे। अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं मिला। यदि आपको मिलता है तो आप लोग हम लोग को टेलीग्राम में या तो इसके नीचे लिंक आप डाल देना उसको, ठीक है, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। मेरे को मिला नहीं है, इसलिए मैं 8वां टाइगर रिजर्व जो वेबसाइट पे भी है और भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार भी मध्य प्रदेश जो प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है वो किसको घोषित किया गया है,
अब वो घोषित किया गया। अब आप उसको नाम याद रखना है क्या, डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व को। लो भैया, डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व क्या हो गया, रातापानी टाइगर रिजर्व था, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, उसका कर दिया गया डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व। आता कहाँ कहाँ किस जिले में है, तो रायसेन जिले में आता है और सीहोर जिले में आता है। ठीक है, रायसेन और सीहोर जिले में मिलकर के बना हुआ है। अधिसूचना 2 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। ठीक, रायसेन और सीहोर जिले को याद रखना है। मध्य प्रदेश का इसका टाइगर रिजर्व का नाम परिवर्तित करके अब डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व इसलिए किया गया है क्योंकि इस टाइगर रिजर्व से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहां पर जो गुफाएं पाई जाती है, उसकी जो खोज की गई थी डॉक्टर विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है, इस वजह से उनके नाम पर इसको रखा गया है। दूसरा जो आगे की कहानी आती है वो ये आती है क्या, सिरपुर झील की। ठीक, सिरपुर झील को मध्य प्रदेश के राजपत्र में 26 जुलाई आपके पेपर होने के बाद, अब हम बात करेंगे अधिसूचित जैव विविधता विरासत स्थल की। तो जो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया इस बार, सबसे पहले नंबर पर सिरपुर झील इंदौर को किया गया है। तो मध्य प्रदेश की सिरपुर झील इंदौर में आती है। इसको 18 जुलाई को बाकायदे मध्य प्रदेश के राजपत्र में, ठीक है, 26 जुलाई को प्रकाशित किया गया है, सूचना जारी की गई है। और लगभग 260 हेक्टेयर का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के नगर निगम के अंतर्गत आता है। शहर के अंदर ही है सिरपुर झील, इसलिए नगर निगम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या है कि जो परिस्थितिकी से जुड़ी हुई 175 प्रकार की फूलों की किस्म पाई जाती है, 177 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं जो एक विशेष मौसम में आते हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये रामसर साइट्स भी है, और रामसर साइट भी इसीलिए घोषित की गई थी क्योंकि यहाँ पर जो सारस पक्षी होता है बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आता है अपने एक विशेष समय के लिए। प्रवास है उनका प्राकृतिक वास है, तो नेचुरल प्लेस है उनके लिए। तो आते हैं, वो अपना समय व्यतीत करते हैं कि निश्चित समय जो उनके लिए बाकी जगह एनवायरमेंट नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, तो उस समय तक यहाँ रहते हैं फिर चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे यार एक शानदार चीज है, वाल्मीकि पहाड़ियां। इसको याद रखना है, यदि आपसे पूछ लेना ये वाल्मीकि पहाड़ियां कहाँ है, तो भोपाल में है। जो लोग भोपाल में कभी गए होंगे उन्हें मालूम होगा, उन्होंने देखा होगा, अक्सर ये खबर में आता रहता है, यहाँ पे टाइगरों का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो टाइगरों के मूवमेंट के कारण भी जाना जाता है। तो वाल्मीकि जो पहाड़ियां हैं भोपाल में ही है, और इसको भी क्या किया गया, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी ये दोनों एक साथ 26 जुलाई को प्रकाशित हुए थे। और ये विशेषकर भोपाल जिला में जो चंदनपुरा धाम खेड़ा जगह है वहां पर है। और यहाँ पर भी 150 प्रकार के लगभग जीव जंतु, पौधों की किस्में और सब कुछ पाया जाता है। और आपसे आने वाले समय में कभी भी पूछ ले कि भैया ये कालिया सोत बांध कहाँ है, तो याद रखना ये जो वाल्मीकि पहाड़ियां हैं इसी में कालिया सोत बांध है, और यहाँ से भोपाल को पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, उस विशेष क्षेत्र में। ठीक, टाइगरों के मूवमेंट के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ के पहले से ही 3 जो जैव विविधता विरासत स्थल है, इनको क्या किया गया है, घोषित किया गया। उनमें से एक आपका आता है कौन, पातालकोट। कहाँ पे है पातालकोट, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, छिंदवाड़ा में है। ठीक, इसको भी पहले से ही विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है जैव विविधता का। फिर नारो हिल्स जो आता है कहाँ पर, सतना में आता है, इसको 2019 में घोषित किया जा चुका था। फिर अमरकंटक है जो लास्ट के कई पेपरों में लगातार पूछा गया है। तो 3 जैव विविधता विरासत स्थल हमारे यहाँ पहले से थे, एक पातालकोट था, दूसरा नारो हिल्स था, तीसरा अमरकंटक था। ये अमरकंटक लास्ट 2022 था। इसके बाद अब ये 2 और जुड़ गए, वाल्मीकि पहाड़ियां आपकी जुड़ गई हैं, दूसरा हमारा क्या है, नगर निगम इंदौर के अंतर्गत आता है, ये जुड़ गए। ठीक है, तो आपको ये पांचों की पांचों याद रखनी, इन फ्यूचर में आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा तो कितने हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम किसकी, विश्व वेटलैंड दिवस क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का जो आयोजन किया गया था 2 फरवरी 2024 को सिरपुर में किया गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। और हमारे देश के जो पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, भारत सरकार और साथ में मध्य प्रदेश के जो विभाग थे वो सब मिलकर के इसका आयोजन किए थे। और इसमें रामसर कन्वेंशन के जो महासचिव डॉक्टर मुसोदा मुंबा वो इसके मुख्य अतिथि थे। और साथ में क्या है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भैया, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सबने रामसर संधि में क्या कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था, संधि में हस्ताक्षर किया, इसलिए दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन मध्य प्रदेश के
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखना 2 जनवरी 2018 को गठित किया गया था। हमारे यहाँ का नोडल विभाग कौन सा है? तो जो हमारे यहाँ का नगरीय विकास और पर्यावरण विभाग है मध्य प्रदेश का, वो इसकी नोडल एजेंसी है। सचिवालय कहाँ है? पर्यावरण नियोजन समूह है। अब आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भैया ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो इसकी अध्यक्षता की जाती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की जाती है, ये अलग बात है, ठीक है। वो तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो करेगा। तो ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ का पर्यावरण और ये क्या कहते हैं नगरीय विकास प्राधिकरण है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जो इसकी अध्यक्षता की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। 2 फरवरी को सिरपुर तालाब में अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस क्या किया गया था? मनाया गया था। ठीक, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे क्या भाई, हमारे प्रदेश के 2 शहर हैं जिनको इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए क्या किया गया है? नामांकित किया गया है। तो भारत के 2 शहरों को जब किया गया है, तो सॉरी प्रदेश के 2 शहरों को किया गया है, तो पहला राजस्थान के साथ हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? तो एक तो इंदौर है, दूसरा कौन सा? भोपाल में है। वेटलैंड सिटी हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक। एक भोपाल का भोजताल हो गया, इंदौर के सिरपुर तालाब हो गया, ठीक। तो इंदौर की जो सिरपुर झील है और भोपाल की भोजाद्र भूमि, ठीक, इसके कारण इन दोनों को क्या हुआ है कि वेटलैंड सिटी के रूप में क्या किया गया है? इसको टैग के लिए नामांकित किया गया है। अब इसका फायदा क्या होगा? देखो भाई, वेटलैंड सिटी की मान्यता की जो शुरुआत हुई थी 2015 में की गई थी। अब होगा तो देखो, इसमें जो हमारे यहाँ के तालाब है ना, इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इनको जो वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिल जाती है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है, आप ये बात करोगे इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो इसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिल जाती है। संरक्षण के लिए विश्व स्तर की हमको सुविधाएं मिलने लगती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आकर के अलग अलग तरह की रिसर्च होती है कि कैसे इसको और आगे अच्छा किया जा सकता है, कैसे नेचर को बचाया जा सकता है, क्योंकि बड़े स्तर पे रिसर्च होती है, तो उस हिसाब से इस पे क्या किए जाते हैं, धीरे धीरे चलकर इंप्रूवमेंट होते हैं, ठीक है। अब आपसे आने वाले समय में कभी भी पूछ लिया जाए कि भाई व्हाइट रम कल्चर का स्थानांतरण किया गया, अभी हाल में गिद्ध का स्थानांतरण किया गया, एक्चुअली उनको रहने की जगह ठीक नहीं थी, तो हमारे यहाँ का जो गिद्ध संवर्धन प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ध्यान में रखना, भोपाल में है, ठीक है। तो हमारे यहाँ के क्या किया गया कि भाई जो इंदौर का सिरपुर झील है और साथ में हमारे भोपाल का आर्द्रभूमि झील है, इन दोनों को नामांकित किया गया है, ठीक। क्यों किया गया? इसी के लिए किया गया है कि आने वाले समय में यहाँ पे आपको देखेंगे धीरे धीरे इंटरनेशनल स्तर की गतिविधियां क्या करी जाएंगी, बढ़ी जाएंगी। अब बात करें किसकी? हर्बल गार्डन की। तो प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन जो विकसित किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है। हर्बल गार्डन है, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको औषधियां लगाई जाएंगी। भोपाल का जो खुशी लाल शर्मा हॉस्पिटल है, वहीं के पास की जमीन पे ये सब चीजें क्या की जा रही, वो औषधियों का एक बहुत बड़ा जंगल तैयार किया जा रहा है, ठीक। भारत में पहली बार एक यूरेशियन ओटर की रेडियो टैगिंग की गई है, और ये किसके द्वारा की गई है? ये हमारे के वन्य जीव संरक्षण जो ट्रस्ट है उसके द्वारा की गई है। और साथ में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर एक प्रकार का यूरेशियन ओटर जो उदबिलाव होता है, जिन्होंने देखा होगा उदबिलाव को, उसको यूरेशियन ओटर कहते हैं, तो उसकी रेडियो टैगिंग की गई है, उस पर निगरानी रखी जा सके, वो जा कहाँ रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्या बातचीत चल रही है उसके बीच में, ठीक है। तो आदमी तो रह ही नहीं पा रहा था हेलो गूगल के चक्कर में, अब जानवरों का भी जीना क्या कर दिया इन लोगों ने, मुश्किल कर दिया, बेचारे वो भी शांति से जंगल में भी नहीं रह सकते। आदमी शांति से रहने के लिए कहाँ जाता है? जंगल जाता है। अब आप देख लो, जंगल में रहने वालों को शांति नहीं है, उनकी भी जीआई टैगिंग कर दी है कि किससे मिलने गया, कहाँ था, कितने घंटे था, कितनी जगह पे घूमा, ठीक, किससे क्या बात हुई, उसकी सब कुछ उसमें दिख जाएगा। जीआई टैगिंग टैगिंग का मतलब ये है, रेडियो टैगिंग का। तो इतनी खतरनाक नजर उनपे बेचारों पे रखी जा रही, फिर आप कहते हो कि भैया इनकी संख्या घट रही है, या क्या हो रहा है, इनका जीवन इनका कष्ट में जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन ये इसलिए किया जाता है ताकि इनका अपहरण या क्या शिकार ना हो। कई बार हम लोग गलत फहमियों के कारण, बहुत सारे हमारे यहाँ जीव ऐसे हैं, विशेषकर जो एक चलता था ना अपने 2 मुँहे सांप का, दोनों साइड से जो चलता है, कहते हैं उसको करोड़ों रुपए मिलते, करोड़ों रुपए मिलते हैं, ऐसे करके उनको मार दिया जाता है बेचने के लिए। ऐसे बहुत से जानवर है, मोरों का भी यही चल रहा था। तो हमारे एक टेंडेंसी चलती है कई बार ऐसी कि इसको पकड़ के दो तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, या इसके अंडे से करोड़ों रुपए मिलते हैं, इसका फलानी जगह पे ये यूज होता है। तो इस वजह से कई बार हमारे जो बहुत अच्छे जानवर होते हैं, जो महत्वपूर्ण जानवर होते हैं, उनका शिकार किया जाता है। शिकार का बहुत बड़ा कारण हाथी के दांत का बहुत बड़ा कारण है, उनका बहुत उपयोग होता है, बड़े महंगे बिकते हैं। इस वजह से उनका क्या होता है, कई बार थोड़े पैसे के लिए उनका शिकार कर दिया जाता है, उनकी संख्या धीरे धीरे घट जाती है। सरकार को ये कदम उठाने पड़ते हैं।
बात करेंगे आगे की तरफ। अभी क्या हुआ है कि उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ कि एआई का यूज करके औद्योगिक प्रदूषण को क्या किया गया है? नियंत्रित किया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश को क्या दिया गया है? एक स्कॉच अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है मध्य प्रदेश में? देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में पहली एरोपोनिक तकनीक पर आधारित लैब कहाँ विकसित की जा रही है? ग्वालियर में की जा रही है। एरोपोनिक तकनीक मतलब, लैब का मतलब ये जहां पर आलू हवा में उगाए जाए। हवा में उगाने का मतलब ये है कि जमीन पे ना उगा करके उनको लगा करके इस प्रकार से तैयार किया जाएगा वैज्ञानिक पद्धति से, जो कि इजराइल के लिए हुई पद्धति है। ठीक है, वहां पे इसकी खोज हुई क्योंकि वहां पर कमी है। किसकी कमी है? पानी की कमी है, जमीन की कमी है। तो जहां पर अभाव होता है विज्ञान का, वहां पर रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा स्वभाव होता है। तो अभाव में ही ये खोज की गई है, तो उसी का उपयोग किया जाएगा। दूसरा, एरोपोनिक तकनीक में फायदा ये होता है कि इसमें जो कीटाणु वगैरह लगते हैं, कीड़े वगैरह लगते हैं जो उसमें, वो नहीं लगेंगे, तो उत्पादन अच्छा होगा। थोड़ी सी महंगी तकनीकी है लेकिन उत्पादन अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का आलू होगा। और है ना, तो जो आप लोग लेस चिप्स वगैरह खाते तो आप लोग कहते हो ना कि भैया बहुत महंगी है, 10 रुपए में 4 चिप्स आती है। उसका रीजन ये होता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी के आलू से बनाई जाती है, जिसमें गारंटी दी जाती है कि किसी प्रकार के आपको रोग नहीं होंगे, किसी प्रकार के बिना रोगों वाला ये आलू है। तो अब इसके बाद बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी पार्क की। ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? नीमच में की जा रही है। पहली वर्चुअल रियलिटी लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जबलपुर में की जा रही है। ऐसे प्रश्न अक्सर मध्य प्रदेश में पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न आ चुका है, हालांकि वैदिक घड़ी का लोकार्पण उज्जैन में किया गया था, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, तब किया गया था कि मुख्यमंत्री के टाइम पे किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पहली जो वैदिक घड़ी उसका भी कहा किया गया है, वही किया गया। अब बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो गया। इसके बाद जो हमारे यहाँ जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? मैंने बताया आपको कहाँ की जा रही है? नीमच में की जा रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, भारत सरकार के। इसका उद्देश्य क्या है भाई? जैव विज्ञान और उसकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो अनुसंधान करना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए क्या करना? रिसर्च वगैरह यहाँ पर होगी। जो भी ऐसे प्रौद्योगिकी संस्थान होते हैं स्वाभाविक रूप से वहां पे क्या होती है? रिसर्च होती है। हमें याद रखना है कि कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इसका। ठीक है, अब बात होगी, इस बार कई ऐप आए हैं, उनमें से एक ऐप काफी प्रचलित था और खबरों में रहा है, एक है क्या? लोकपथ ऐप। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए किस विभाग के, आपसे पूछा क्या जाएगा लोकपथ ऐप किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ध्यान में रखना है कि ये मध्य प्रदेश के जो लोक निर्माण विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका ये बहुत विवादों में रहा है। इसमें एक दिन में इतनी शिकायतें दर्ज हो गई कि यहाँ रोड खुदी है, वहां रोड खुदी है, भैया यहाँ पूरी नहीं हुई है, फिर से खोद दिए, बनी हुई थी। देखो, ये सामान्य प्रक्रिया है। रोडों को खुदने में या रोडों के बह जाने में परेशान हमें नहीं होना चाहिए। हम लोग विकासशील देश में रहते हैं। विकासशील का मतलब क्या होता है? विकासशील का मतलब ये होता है कि रोडें खुदती रहेंगी, यही तो विकास है। जिस दिन रोडें बन जाएंगी हम विकसित देश हो जाएंगे। तो जब तक डिफिनेशन हमारी विकासशील से विकसित की नहीं होगी, कब तक नहीं होगी? जब तक रोडें खुदनी बंद नहीं हो जाएंगी। तो अब देखिए कितना आगे बढ़ गए हैं, लोकपथ ऐप बन गया। लोकपथ ऐप में आप क्या कर सकते हो भैया? ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया अलग बात है, आम जन को समस्याएं उपलब्ध कराने के लिए था, लेकिन अधिकारियों के लिए यहीं पर समस्या है। देखो, ये सारे ऐप की निगरानी कौन करे? अधिकारी करे। हमने नेताजी को चुना, नेताजी ने बना दिया कि भैया अधिकारी, तो अब अधिकारी के पास शिकायत जाने लगी कि हमारे मोहल्ले की रोड खुदी हुई है, तुमने बोला था बन गई है, नहीं बनी है, देख लो, फोटो डाल देते हैं खींच के। इसी ऐप में होता है और वो पूरा डेटा दिखता रहता है। जैसे हमारे सीएम हेल्पलाइन होती है, तो एक तरह से रोड हेल्पलाइन है। तो लोकपथ याद करके रखना है। देखो, वर्तमान की सरकारें ऐसे नाम ढूंढ ढूंढ के लाती है, कंफ्यूजन बहुत रहता है कि भैया ये काहे का नाम है। ठीक है, बड़ा मतलब भव्य नाम रख दी। लोकपथ के बाद दूसरा आया है ई रक्षक। ई रक्षक क्या है? अब तुम रक्षक काहू को डरना, कौन? पुलिस। तो ई रक्षक ऐप किसके लिए आया है भैया? ई रक्षक, रक्षा जुड़ा हुआ मतलब ये पुलिस विभाग का है। तो इसमें है क्या? ये हमारी आपकी रक्षा के लिए नहीं है, ये उनके लिए है, पुलिस वालों की रक्षा के लिए। क्या रक्षा के लिए? कि गली चलते रात में ये लोग चेकिंग में लगे हैं, कोई पकड़ में आ गया तो पुलिस को कैसे पता चलेगा ये बंदा कौन है? तो वो जैसे ही क्या करेंगे, इससे उनको जो आदतन अपराधी होते हैं, जिनकी अपराध करना एक आदत हो जाती है, स्वभाव हो जाता है,
उनके बारे में इनको क्या मिलेगी, यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो ई रक्षक पुलिस विभाग का ऐप है, इसको याद करके रखना है। फिर आता है एमपीई कॉप। एमपीई कॉप क्या है? कॉप कॉप काहे के लिए बोला जाता है? पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो ये भी पुलिस विभाग का ऐप है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए है? ये आपातकालीन स्थिति में पुलिस से मदद प्राप्त करने के लिए है, एमपीई कॉप का ऐप है। फिर आता है दिशा लर्निंग ऐप। दिशा लर्निंग ऐप एक्चुअली में मध्य प्रदेश शासन के जो पुलिस विभाग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, कई बार इन लोगों की ड्यूटी 24 48 घंटे की हो जाती है हमारे यहाँ के पुलिस विभाग की, वर्तमान में तो और ज्यादा है। तो इनके बच्चों को ये लोग अपने ध्यान नहीं दे पाते। एजुकेशन वास्तव में इनके जो हमारे यहाँ कांस्टेबल या होते हैं, ये लोग होते हैं, इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन कई बार नहीं मिल पाती। तो उसके लिए ऐप विकसित किया गया है कि इनको एक अत्याधुनिक जो अच्छी एजुकेशन है कम पैसों में उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए सरकार ने ये ऐप दिशा लर्निंग ऐप डेवलप किया। तो 3 ऐप जो है ये किससे? पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। अब बात होगी किसकी? शैक्षणिक घटनाक्रम की। तो देखिए शैक्षणिक घटनाक्रम में मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्या, प्रदेश के पहले महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? पहला महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रायसेन में विकसित किया जाएगा। सैनिक स्कूल का निर्माण भिंड एवं इंदौर में किया जाएगा। रीवा में पहले से चल रहा था, भिंड और इंदौर में भी डेवलप किया जाएगा। आईआईटी इंदौर के सैटेलाइट कैंपस की स्थापना कहाँ की जा रही है? उज्जैन में की जा रही है। आईआईटी इंदौर का जो सैटेलाइट कैंपस है उसकी स्थापना कहाँ पे की जा रही है? उज्जैन में की जा रही है। एक है पहल हुई है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, ध्यान में रखना, विद्या वन पहल किसके द्वारा की गई है? याद रखना, ये उच्च शिक्षा विभाग जो मध्य प्रदेश का है इसके द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण। ठीक है, विद्या वन, विद्या मतलब हायर एजुकेशन, वन मतलब हायर, क्या हो गया? स्पष्ट हो गया कि जो महाविद्यालय स्तर है वहां पे वन लगाना। ठीक है, तो उसका नाम हो गया विद्या वन। ध्यान में रखना, इतने बात क्लियर हो जाएगी। हायर एजुकेशन विभाग का है, महाविद्यालय कॉलेजों में क्या लगाना है? अच्छे अच्छे छोटे छोटे एक वन तैयार करना है। और दूसरी बात होगी किसकी? हमारे यहाँ जनजाति अध्ययन विकास केंद्र का लोकार्पण किया गया है। जनजाति अध्ययन एवं विकास केंद्र कहाँ पे किया गया है? ग्वालियर में किया गया। राजमाता विजया राजे जो कृषि महाविद्यालय है वहां के परिसर में जनजाति अध्ययन विकास केंद्र का लोकार्पण किया गया है। देखिए है क्या इसमें? जो हमारे जनजाति संस्कृति है उसके विकास और अध्ययन करना, उसका डेवलप करना, अध्ययन करने के बाद उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक खबर बहुत ज्यादा बनी थी, हो सकता है पेपर में आपसे पूछी जा सकती क्योंकि बड़ी न्यूज थी। रतलाम का एक स्कूल है, उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया है। किस श्रेणी में? घोषित तो किया गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल किस श्रेणी में किया गया? नवाचार की श्रेणी में किया गया। और सबसे बड़ी बात, ये सरकारी स्कूल है। ठीक, तो सीएम राइज स्कूल है ये, और इसको वर्ष 2024 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ यानी किसके द्वारा? T4 एजुकेशन एक संस्था है लंदन की, और उसके द्वारा इसको दिया गया है। सीएम राइज स्कूल है रतलाम का। ठीक है, रविन्द्रनाथ के नाम से है, सॉरी विनोबा सीएम राइज स्कूल है, उनके नाम से है। ध्यान में रखना है, विनोबा सीएम राइज स्कूल कहाँ पे? याद रखना, रतलाम में। आप ये मत सोचना क्या सीएम राइज स्कूल पूछ लिया, विनोबा सीएम राइज स्कूल आपको पेपर में आ जाए तो ये मत सोचना कि यार इतने सारे सीएम राइज स्कूल है, 350 ये हमसे कैसे पूछ सकते हैं, इतने स्कूल के नाम कैसे याद रखेंगे? इसलिए नहीं याद रखना है, इसलिए याद रखना है T4 एजुकेशन लंदन के द्वारा वैश्विक स्तर पे इसको नवाचार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का क्या दिया गया है? अवार्ड दिया है। इसलिए ये सीएम राइज स्कूल आपको क्या करना पड़ेगा? याद करके रखना पड़ेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे विद्यावन, आपको मैंने बता दिया। ठीक, दूसरी जनजातीय अध्ययन विकास केंद्र ग्वालियर भी बता दिया। तो अब ये फिर से दोबारा क्यों आ गया? ठीक, अब क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश ने 3 विश्वविद्यालयों की क्या करी? स्थापना करी है। एक तो क्रांतिकारी टांटा भील विश्वविद्यालय खरगोन में, अवंतीबाई कहाँ पे है? सागर में। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुना में है। तात्या टोपे एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको इन फ्यूचर कंफ्यूज करेगा शिवपुरी के कारण, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत शिवपुरी में जाएगा। ध्यान में रखना है गुना में है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी? अगले करंट अफेयर्स की, हमारी मुख्यमंत्री मेधावी विद्या योजना की। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 23 मई 2023 को जो हमारे यूथ पंचायत हुई थी तो इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, 6 लाख की सीमा बढ़ा दी गई थी, इसलिए खबरों में आ गई थी। 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख तक की कर दी गई थी। 12 जून 2017 से इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। पीएम श्री स्कूल की हमारे आगे मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा प्रत्येक विकास खंड के लिए अधिकतम 2 स्कूल यानी 313 विकास खंडों में 626 स्कूल
52 जिलों के नगरीय निकायों में 104 स्कूल इस तरह खोले जाएंगे जिनका नाम रखा जाएगा पीएम श्री स्कूल। कक्षा पहली से लेकर 8वीं और एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक के लिए संचालित होगा। तो पीएम श्री स्कूल क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। शुरुआत 2022 से हुई है, 5 साल 2026-27 तक इसको पूरी करना है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा पोषित है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना 23 अगस्त 2023 से शुरुआत हुई थी। 12वीं कक्षा में जो लड़कियां सर्वोच्च अंक लेकर के आएंगी उनको स्कूटी दिया जाएगा, काहे के लिए? कॉलेज जाने के लिए। ठीक, ये ध्यान में रखना। किस क्लास से दिया जाएगा? 12वीं से। क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है? 12वीं के बाद बनता है ना, कॉलेज में बनता है। फर्स्ट ईयर में कैंप भी लगा करता है सबको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, 18 प्लस होने के बाद। लगभग 18 सबकी हो जाती है, इसीलिए स्कूल 12वीं में देंगे, 10वीं में नहीं देंगे। ठीक, महिला, अब ये किस विभाग के द्वारा दी जा रही? तो ये ध्यान में रखना, महिला एवं बाल विकास के द्वारा दी जा रही। बात करेंगे हम लोग हेल्थ की, तो हेल्थ में हम लोग बात करेंगे जब तो फाइलेरिया उन्मूलन के लिए हमारा मास ड्रग अभियान चलाया गया था। कितने जिलों में चलाया गया है? तो ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के 8 जिलों में चलाया गया है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जहां पे सबसे ज्यादा फाइलेरिया की समस्या है हमारे मध्य प्रदेश के 8 जिलों में है। इसके बाद एक आता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान। ये प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया था? तो यह प्रदेश के 4 जिलों में चलाया गया था। आपसे पूछा भी जाएगा तो यही पूछेगा ज्यादातर कि जो हमारा जैपनीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान चला गया था ये कितने जिलों में चला गया था? तो प्रदेश के 4 जिलों में चलाया गया था, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, सागर में। ठीक है, किनको लगाया जाता है? तो ये ध्यान में रखना, ये 1 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को ये टीका लगाया जाता है। तो इसमें आपसे 2 चीजें पूछ सकता है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए और कितने जिलों में चलाया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, बात करेंगे आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अंगदान के लिए, ये एक बड़ी खबर थी इस बार। अंगदान के लिए हमारे इमर्जिंग स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश को क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश को जो 14 नंबर का भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त 2024 को हमारे देश में अंगदान दिवस मनाया जाता है। यानी जो ऑर्गन डोनर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है और इसके लिए मध्य प्रदेश को एक बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार मिला है और केंद्र सरकार का जो परिवार कल्याण मंत्रालय है ये मिला है। ठीक, 3 अगस्त की शुरुआत कब से हुई? तो 3 अगस्त की शुरुआत 2010 से हुई थी। 3 अगस्त क्या है? अंगदान दिवस है। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या है, जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर है, यहाँ पे 2018 से हमारे यहाँ जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। इसके लिए बाकायदा ग्रीन बेल्ट तैयार किया जाता है और इंदौर में विशेषकर बहुत बड़े स्तर पे इस पे चल रहा है और अब केंद्र सरकार ने दुनिया में भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। हम लोगों क्या एक परंपरा चलती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं मानता हूँ। बहुत आवश्यक लोगों को इसमें जीवन मिल जाता है। कई ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं किसी के लिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों को अंत्येष्टि करके उसको जला दिया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन को क्या करते हैं, वो जीवन देके चले जाते हैं। आंख दे के जाओ आप, आंखों की रोशनी किसी को मिल जाती है। लीवर दे के जाओ, किसी व्यक्ति को लीवर मिल जाता है। हमारे लिए क्या है, हम तो गैर लेके जला दिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो जीवन देके चला जाता है। तो इसलिए ऑर्गन्स हमें डोनेट करने चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी भी अवसर आए तो हम लोगों को सभी को अपने ऑर्गन जरूर डोनेट करने चाहिए। राष्ट्रीय सिकल जो एनीमिया उन्मूलन मिशन है ये हमारे सिलेबस में भी है। ठीक, 1 जुलाई 2023 को हमारे यहाँ शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती का जब बलिदान दिवस मनाया गया था, तब राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान में रखना है 1 जुलाई 2023 को की गई। ठीक, वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखना है 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया था? याद रखना, शहडोल से किया गया। ठीक, ये यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न यदि बनते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा, भैया ये राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन मतलब सिकल सेल, इसको कब तक समाप्त करना है? लक्ष्य कब तक है? 2047 तक का है। ये ध्यान में रखना, 2047 तक का इसका लक्ष्य है। विशेषकर हमारे यहाँ जो जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, विशेष जनजातियां, उनमें ये समस्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग भी है, पर इसको किसी प्रकार से करके क्या किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, अब बात करेंगे किसकी? भाई अब बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा एम्बुलेंस योजना चलाई गई है। पशुओं के लिए एक एम्बुलेंस चलाई गई है 1 अप्रैल 2023 से और इसको जो है 1962 इसका टोल फ्री नंबर है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना की।
तो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना की शुरुआत कब से हुई? 2 मार्च 2024 से हुई। ये पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, ये 3 प्रकार की पीएम श्री चल रही है, ठीक है। एक तो एयर एम्बुलेंस है, तो मतलब समझ जाना ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए है, चिकित्सीय आवश्यकता के लिए है। इसी में जब जुड़ जाए हेलीपैड सेवा करके एक आ गई है, ठीक है, हेलीपैड। एक है पर्यटन, पर्यटन में पूरी पर्यटन वाली जगह में घुमाया जाता है। हेलीपैड सेवा जो चल रही है उसमें कुछ विशेष जगह है, केवल वहां घुमाया जाता है, ठीक है। तीनों योजना मैंने बता दी थी, 3 प्रकार की एयर एम्बुलेंस क्या कहते हैं, एयर सर्विस चल रही है वर्तमान में, ठीक है। तो एयर एम्बुलेंस से एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी आपको, सभी के लिए ये, और दो जो बाकी के वो पर्यटन से जुड़ी हुई, एक तीर्थ स्थान के लिए है और एक पर्यटन के लिए है। बात करेंगे देखिए ऊर्जा परिदृश्य की, ठीक। तो मध्य प्रदेश को ने एक लक्ष्य रखा है, आने वाले समय में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 20,000 मेगावाट, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य कब तक का रखा? वर्ष 2027 तक का रखा। यानी मध्य प्रदेश चाह रहा है कि हम 20,000 मेगावाट, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या करेंगे, हम विकसित करेंगे। अब वर्तमान में बात करो तो 2012 में हमारे यहाँ 37 मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर के कितनी हो गई? 3022 मेगावाट हो गई है, ठीक। अब बढ़ेंगे कैसे यहां तक? तो इसके लिए हमारा रीवा में पहले से ही क्या है, 750 मेगावाट का सोलर प्लांट चल रहा है। मंदसौर में 250 मेगावाट का कार्य कर रहा है। 1500 मेगावाट का आगर मालवा में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ओंकारेश्वर में अलग से चल रहा है, मुरैना में भी पहले से ही चल रहा है, ठीक। नीमच में सोलर पार्क अलग से चल रहा है, कितने का? 500 मेगावाट का निर्माणाधीन है, ठीक। इसके बाद मैंने बताया मुरैना में चल ही रहा है 1400 मेगावाट का, छतरपुर में भी चल रहा है। ये सभी जगहों पे, सागर में भी सोलर मेगा, तो मध्य प्रदेश सरकार सभी जगह पे सोलर मेगा क्या कर रही है, स्थापित कर रही है। अब लेकिन इन सब चीजों में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या, नीतियों से जुड़े हुए प्रश्न क्या पूछ लेता है, नीति से। तो मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 चल रही है, ठीक है। और इसके पहले हमारे यहाँ सौर परियोजना की नीति चल रही थी कि कौन सी? 2012। पवन ऊर्जा की नीति 2012, बायोमास आधारित विद्युत परियोजना हमारे यहाँ 2012, ठीक। और नवकरणीय ऊर्जा जो वर्तमान में चल रही है 2022 को हमारे यहाँ क्या किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी? देखो, तो जो हमारे यहाँ ये अवधि चल रही है, कौन सी इसकी अवधि चल रही है नवीकरणीय ऊर्जा की, ये 3 अगस्त 2022 से लेकर 31 मार्च 2027 तक चल रही है। और बात करी जाए तो मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के मामले में देश में 8वें स्थान पर आता है। कब तक? वर्ष 2022 तक। और हमारे यहाँ लगभग 25,385 मेगावाट की अब तक क्या की गई, विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसका लेटेस्ट डेटा की एक अलग क्लास लेंगे जिसमें हम आपको करंट का बिल्कुल स्टैटिक डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो कि आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि ये वाले प्रश्न जो होते हैं ज्यादातर आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, कई बार विवाद हो जाता है, और सबसे ज्यादा विवाद होता है मुख्यमंत्री के द्वारा बोले गए बातों में, ठीक है। तो ये वो कंटेंट है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा एमपी इन्फो पे दिया गया है। इसके अलावा एक क्लास आपकी अलग होगी आर्थिक सर्वेक्षण की, वो डेटा आप लोगों को विशेष करके याद करके रखना है, ठीक। क्योंकि हम लोग एक आजादी के प्रश्न में विवाद में फंस चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट मार दिया था, वो आज तक कोर्ट में मैटर चल रहा है, ठीक है। तो 2012 के तुलना में यदि आपसे पूछा जाए तो हमारे यहाँ जो बिजली की उपलब्धता 570 किलो मेगावाट थी प्रति व्यक्ति, तो वो बढ़ करके अब 1184 किलोवाट हो गई है, ठीक। प्रदेश में 2011-22 से 21-22 तक की अवधि में हमारे यहाँ 7.37 की वृद्धि दर हुई है, ठीक। 2024 तक हमारे यहाँ नवकरणीय स्रोतों के माध्यम से हमारे यहाँ लगभग बिजली जो है 20% की जो आवश्यकता है हमारी पूरी, 2027 तक हम 30% और 2030 तक 50%। आपसे आने वाले समय में वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि 2030 तक 50% जो हमारे यहाँ बिजली है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से यानी नवकरणीय ऊर्जा से क्या करेंगे, हम लोग प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है कि हमारे प्रदेश की जो आधी बिजली की खपत है वो नवीकरणीय ऊर्जा से हम लोगों की क्या हो, उपलब्धता पूरी हो, ठीक है। अब बात करी जाए किसकी, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की प्रथम हाइब्रिड परियोजना कहां पर? भोपाल में प्रारंभ की गई हाइब्रिड परियोजना, जहां पर कई तरह से पानी वाली बिजली भी और इसकी बिजली दोनों को क्या किया जाए, हाइब्रिड मोड पे चलेगी, ठीक। जब सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो उसका पन बिजली का प्रयोग किया जाएगा, तो ताप का ऊर्जा किया जाएगा, बाकी का सोलर एनर्जी से होगी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का प्रथम सोलर संयंत्र राजगुड़ारिया मंदसौर में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें किसकी, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना की।
प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा कब शुरू किया गया? ये 5 अक्टूबर 2023 को। कहां से शुरुआत की गई? जबलपुर में। कब? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। ठीक, इसमें क्या है? इसमें एक भाग रूप में 352 किलोमीटर लंबी विजयपुर औरैया फूलपुर प्राकृतिक गैस लाइन पाइपलाइन का प्रयोग क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। यह विजयपुर गुना मध्य प्रदेश के अपने जो उत्तर प्रदेश होते हुए फूलपुर इलाहाबाद पहुंचेगी। ठीक, और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिलों को भी क्या करेगी? साथ में ये कवर करेगी। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना है जो ऊर्जा गंगा की तरह क्या करेगी? ये बहेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश से जाकर के कहां तक जाएगी? ये उत्तर प्रदेश तक जाएगी। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, इनको लगातार कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलते रहते हैं। हालांकि ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पीपीटी में डाल दूंगा, पर इसमें ज्यादा माथाफोड़ी करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साल में कम से कम नहीं 10 बार मिलते हैं। ठीक है, और हम लोग करंट अफेयर करते रहते हैं, कई बार इसमें रिकॉर्ड टूटते रहते हैं कि आज इतनी ऊर्जा उत्पादन किया गया, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन किया गया, तो उसके चक्कर मत पड़ना, ये नहीं पूछता है। फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश के 2 ताप विद्युत ग्रहों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक तो हमारे यहाँ का जो सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी है, दूसरा समसिंगा जी ताप विद्युत ग्रह है। इन दोनों को फ्लाई ऐश के लिए क्या किया गया? सम्मानित किया गया है कि जो ये ताप विद्युत की जो, आप पिछले कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, कोई भी पिछले 2 साल के पेपर उठाइए एमपीपीएससी के सिविल सर्विस के अलावा, जो पेपर हुए हैं, पेपर फर्स्ट अदर एग्जाम में भी हमारा ही सिलेबस है। आपको सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ एक प्रश्न सिविल सर्विस में भी आया है, अदर एग्जाम जो हो रहे हैं वहां पे भी आया है। तो सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर आया है, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं को आप लोगों को पढ़ के रखना। ज्यादातर सिंचाई परियोजना में यही पूछ रहा है, ये किस नदी में है, किन जिलों को कवर करता है, या कुछ विशेष है तो उसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्हीं क्रम में हम देखें तो मध्य प्रदेश में एक श्रीमंत माधवराव सिंधिया नवीन एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना चालू करी गई है। माधवराव सिंधिया के नाम से है, मतलब ये गुना शिवपुरी और श्योपुर क्षेत्र पे होगी, यानी ग्वालियर संभाग पे जुड़ी होगी। ठीक, लेकिन मेन बात क्या है, ये ग्वालियर की सबसे बड़ी संभाग की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और ये कूनो और इसकी जो सहायक नदियां हैं, कूनो की सहायक नदियां कौन सी हैं? एक करई है और रेपनी नदी है। इस पे ये क्या की जा रही है? डेवलप की जा रही है। ठीक है, तो माधवराव सिंधिया जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके निर्माण की बात हो रही थी, और ये ग्वालियर की क्षेत्र की संभाग की सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरी बात करें हम किसकी? मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना की। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना है, ये वर्तमान में राजगढ़ जिले है। ठीक, राजगढ़ जिले के जो सारंगपुर, खिचलीपुर, जीरापुर है, आगर मालवा, यहाँ पे ये नलखेड़ा, यहाँ पे बनाई जा रही, और नेवज नदी, मोहनपुरा बांध जो नेवज नदी पे है उस पर ये परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, और कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना जो है ये काली सिंध नदी पर डेवलप की जा रही है। मोहनपुरा और कुंडलिया देश की ऐसी पहली सिंचाई परियोजना है जहां सबसे पहले भूमिगत दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली के तहत पाइपलाइन से सिंचाई की शुरू की गई है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया। हमारे यहाँ क्या है कि जो अभी सिंचाई होती थी, क्या होती थी? खुले में होती थी, है ना, नालियां बनाई जाती थी। जो आपने देखा होगा, मेन एक नहर वाली परियोजना आई, महन परियोजना से क्या होता है कि छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है, ओपन में रहती, तो इसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। कई बार नालियों क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, बाकी के नुकसान भी होते हैं। अब क्या हो गया है कि पाइपलाइन के माध्यम से एक सिंचाई परियोजना तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? जैसे अभी हमारे शहरों में नहीं होता है कि पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है सभी जगह, फिर वो शाम को आते हैं तो ओपन कर देते हैं नॉट, तो सब जगह जल पहुंच जाता है, पानी पहुंचता है। ये लगभग उसी पैटर्न पे है। ठीक है, तो ये एक सिंचाई परियोजना है, इसको ध्यान में रखना है कि ये क्योंकि देश की अपने आप की इस तरह का पहला प्रयोग है। कौन सी? मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना, इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज है, 299 में आपको 80 टेस्ट मिल रहे हैं, आप 75 टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। अपना शेड्यूल बनाइए, अपनी पढ़ाई करिए, दिन भर बैठ के टेस्ट दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 5 टेस्ट आपके लाइव रहेंगे जो कि बाद में आयोजित किए जाएंगे, सबके एक साथ होंगे। लगभग 3500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो इसमें ज्वाइन है। आपने अपनी रैंक चेक करिए कि आपकी क्या है, ठीक, ताकि आपको पता तो चले। आप घर बैठ के पेपर लगा रहे हैं, फिर वही होना है, पेपर निकल क्यों नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? वही समस्या जाती है फिर कि मैं सारे पेपर ला करके आप घर में बैठ के लगा लो, आपका कंपटीशन किससे हुआ? किसी से नहीं हुआ। इसलिए कहीं भी जाओ, मैं ये कह रहा हूं, यदि आप किसी जिले में रह रहे हो, इंदौर में नहीं रह रहे हो, इंदौर के बाहर भी रह रहे हो, वहां जाकर के 5 टेस्ट दो, लेकिन आप बैठ करके 10 लोगों के 20 लोगों के बीच में भी दो, पर दो जरूर, 10-20 लोगों के बीच में बैठ के दो।
पर दो आप देखो तो आप उनसे कंपीट कर पा रहे हो नहीं। आप घर में बैठ के, मैं ये कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल में 1000 टेस्ट ज्वाइन डाउनलोड कर लो। मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे संस्थानों के टेलीग्राम चैनल के सबके टेस्ट डाउनलोड कर लो, कम से कम 1000 टेस्ट हो जाएंगे इतने। घर में बैठ के अकेले लगा रहे हो, लेकिन पेपर तो जाके वहां लाख बच्चों के बीच में बैठ के देना है ना। फिर आप आकर के क्यों रोते हो कि मेरा पेपर क्यों नहीं निकल रहा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ टेस्ट देने जाते हैं इसलिए कि हम वहां OMR भरे, हम उस प्रेशर को देखें कि क्या है। वो फील टेस्ट देते वक्त आता है। दूसरा, जब हम और लोगों के साथ देखते हैं कि हमारी रैंक क्या लगी, एक फियर अंदर आता है कि यार मैं इतना पीछे कैसे रह गया। वही हाल है, अकेले दौड़ रहे हो रोड में तो जीते ही हो, है ना। मैं भी बोलूं 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूं, मैं रोज सवेरे उठूं और अकेले दौड़ने जाऊं। फिर ऐसा है कि भर्ती हुई भोपाल में, फिजिकल हुआ, गए हम सब इकट्ठा हुए, जब खड़े हुए वहां देखे तो 500 आदमी थे। जब दौड़े तो मालूम पड़ा यार अपन तो दौड़ ही नहीं पाए, बाकी तो उड़ गए, अपन तो दौड़ते ही रह गए। तो वही कहानी होती है। ठीक है, तो अकेले दौड़ रहे हो तो अकेले जीतोगे, जब साथ में दौड़ोगे तो पता चलेगा हारे का है। तो हारने के कारण पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकात जो अगले करंट अफेयर पे होगी, वीडियोस आपके अपलोड हो जाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा मुख्य परीक्षा के नोट्स 1997 के हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी एग्जाम गुरुजी को उपलब्ध है। हमारा अगला टॉपिक होगा चर्चित व्यक्तित्व का। बहुत शानदार क्लास होगी, बहुत छोटी सी क्लास होगी, इसमें केवल आपको चर्चित व्यक्तित्व पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं गया कि एक चर्चित व्यक्तित्व आपसे नहीं पूछा गया हो। खेल के क्षेत्र में भी हो सकता है, निधन हुआ हो सकता है, पुरस्कार के क्षेत्र में हो सकता है। तो हमारी आपकी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपके लगातार वीडियोस डल जाएंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमाइंडिंग के लिए रख सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात होती है, वीडियो की लिंक जरूर शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।